नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे एक खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले एक पत्रकार, उसके बाद अन्ना आंदोलन के एक महत्वपूर्ण सदस्य, उसके बाद आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर और अब भारतीय जनता पार्टी का एक खास चेहरा शादिया इल्मी ने अपने लिए कई सारे मुकाम तय किए हैं और आज हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं शादिया। शादिया, कैसा लग रहा है बीजेपी में आकर? पार्टी की फाउंडर मेंबर और अब भारतीय जनता पार्टी का एक खास चेहरा शादिया इल्मी ने अपने लिए कई सारे मुकाम तय किए हैं और आज हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं शादिया। शादिया, कैसा लग रहा है बीजेपी में आकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ढेर सारा काम है और वो सब काम मैं कर रही हूँ। चाहे नए संवाद की बात हो या नए संकल्प की बात हो, तो उसमें कैंपेनिंग से लेकर स्ट्रैटेजी से लेकर रोड शो से लेकर मैनिफेस्टो तक काफी चीजें हैं करने को, तो मैं सब कर रही हूँ। शादिया, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने बदलाव के लिए राजनीति ज्वाइन की, लेकिन शादिया बदले की राजनीति कर रही है। नहीं, मुझे लगा कि बदलाव की राजनीति करना बहुत जरूरी है और अन्ना हजारे आंदोलन वो एक ऐसा वक्त था जिसने देश के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को बताया, दिखाया, चुनौती दी कि अगर अपने रास्ते बदलोगे नहीं तो लोग सड़कों पर आएंगे। उस चुनौती को स्वीकारा आम आदमी पार्टी ने, उसी आंदोलन की उपज आम आदमी पार्टी। वो बदलाव की बात कर रही थी, लेकिन वो पार्टी ही खुद बदल गई। बदलाव की बात करते करते खुद ही फिसल गई और मुझे लगा कि वो बदल गई एक बहुत बड़े कॉज, एक क्रांति से एक कल्ट तक, एक इंसान की सोच तक केंद्रित हो गई और वो वही करने लगी जो और पार्टियां करती हैं। जबकि वही चुनौती एक और बड़ी पार्टी जो अपने को कभी पार्टी में तो डिफरेंस कहती थी, लेकिन उसी पुराने ढर्रे पर जा रही थी, उसमें या तो लीडरशिप की आप उसको पूरा श्रेय दें नरेंद्र मोदी जी को, या एक नई सोच, एक नए संवाद को उसको आप श्रेय दें। उसमें बहुत बदलाव आया और कुछ इस तरह से मुद्दे रखे गए। आप देखिए पुराने लोकसभा के मुद्दे जिसमें राम मंदिर था, अब नए लोकसभा के मुद्दे आप देखिए, उसमें विकास, एक नई ब्लूप्रिंट, जॉब ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, माइनॉरिटीज के लिए कोई भी भड़काव या डिवाइसिव तोड़ने वाली बात नहीं, जोड़ने वाली बात। तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में ने चुनौती स्वीकार की, बदलाव की। और अगर मुझे चुनना है इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मायूस हुई, अगर मैं वाकई में मौका परस्त होती तो मैं अन्ना हजारे आंदोलन में क्यों आती? अन्ना हजारे आंदोलन में आने का मतलब था कि उसी कांग्रेस को बुरा भला कहना। और सबको लगता है कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं और आपका मुसलमान नाम है तो आप कांग्रेस और समाजवादी के बीच में ही लटकते रहेंगे। एमआईएम भी जा सकती थी। जी, एमआईएम इतना बड़ा तब था नहीं, हैदराबाद तक ही केंद्रित था। अब एमआईएम काफी फैल रहा है। बीएसपी जा सकती थी आप। नहीं, उसी किस्म की राजनीति होती तो हमने तब भी ऐसी बात। और कितना मुझे सुनने को मिला, आप दीपक चौरसिया और आपके सारे मीडिया के साथी, जो मेरे भी साथी कभी रहे थे, क्या क्या मुझे सुनने को मिला कि अरे आप कम्युनलिज्म की बात नहीं कर रही हैं, आप करप्शन की बात कर रही हैं, आप आरएसएस वालों का साथ दे रही हैं। मैंने इंटरव्यू में कहा है और 20 बार कहा है, चाहे आरएसएस हो या तबलीगी जमात, अगर वो काम कर रहे हैं करप्शन को हटाने के लिए, जो इस मुद्दे का केंद्र बिंदु है, मैं उसका हिस्सा बनूंगी। मैं सिपाही हूं और मैं बनी उसका हिस्सा दीपक। उसके बाद आप देखिए, मैं आम आदमी पार्टी जब बनी इस सोच के साथ कि हम लोग वाकई में सफाई करेंगे राजनीति की। अब आप आम आदमी पार्टी का रूप को देखिए, उसी एमसीडी से जो बहुत भ्रष्टाचारी माने जाते हैं, उन्हीं भाजपा और कांग्रेस के लीडर्स में से सहीराम बीएसपी से, परमेला टोकस इंडिपेंडेंट लेकिन उनके पति बीएसपी से, राजकुमार चौहान कांग्रेस के बड़े नेता के भाई, करतार सिंह तंवर को आप देखिए, नरेश बालियान को आप देखें, ये सब उसी एमसीडी से आए हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हीं नेताओं को दिया। और आम आदमी पार्टी के अंदर आप देखिए, जब से मैंने आवाज उठाई उनके खिलाफ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बिल्कुल एक सच्चे सिपाही की तरह साथ बांध दिया। आरके पुरम में तो मुसलमान वोट ही नहीं था, वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं था, मैं वहां पे गई, खुशी खुशी गई। जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ मेरे खिलाफ, जो आपने बहुत दिखाया, जिसके लिए मैं आपसे बहुत गुस्से में हूं। और हमने तो अपना फर्ज निभाया था शादिया, लेकिन हम हर खबर को फेयरली दिखाते थे, और वो स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ हमने नहीं दिखाया, हर टेलीविजन न्यूज चैनल ने दिखाया, हम अकेले नहीं थे। लेकिन दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने जब वो स्टिंग दिखाया, आपको भी शायद यकीन होगा उस स्टिंग में, लेकिन 2 दिन बाद आपने अपना पूरा रवैया बदला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से रॉ फुटेज आया। नहीं दिए, रॉ फुटेज तो आया। मुझे एक लेटर दिखा दीजिए इलेक्शन कमीशन। नहीं, रॉ फुटेज तो आपने देखा। रॉ फुटेज हमने पूरा देखा। रॉ फुटेज आपने
फुटेज को दिखाया हमने, रॉ फुटेज के बारे में बाकी टेलीविजन चैनलों की ये राय थी कि रॉ फुटेज में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन शादिया हम उस बहस में नहीं जाना चाहते, हम उस बहस से बहुत आगे बढ़ चुके। नहीं, मैं बता रही हूँ कि उन दो दिनों में सबको लगा कि जिन लोगों के बारे में स्टिंग है ये बड़े गलत है, लेकिन जब स्टिंग आया तो पता चला अनकट की क्या है, तो लोगों की सोच बदली। तो जो प्रोपेगेंडा होता है हम उसमें यकीन कर लेते हैं, फिर स्पष्टीकरण होता है। नरेंद्र मोदी जी, मैं एक पॉइंट कह रही हूँ दीपक, मैं एक पॉइंट कह रही हूँ, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी मेरी कड़ी राय थी। जाहिर सी बात है कांग्रेस की कई ज्यादा हमने बुराई की है, क्योंकि पहले शीला दीक्षित से ही लड़ाई थी, अन्ना हजारे मूवमेंट से लेकर 2011 की बिगिनिंग से आप देखिए 2013 2014 तक, और फिर लोकसभा चुनाव से पहले जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी एक नए एनिमी बन गए थे, नए दुश्मन थे आम आदमी पार्टी के। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा गुस्सा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उसके बाद बहुत गुस्सा, लेकिन कम समय में ज्यादा गुस्सा देखने को मिला आम आदमी पार्टी के लोगों की तरफ से। लेकिन मैंने लगातार देखा तब भी और अब भी कि सारी जांच, सारे एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, सारी स्क्रूटनी के बाद माया कोडनानी का जेल हुआ, लेकिन कुछ भी एविडेंस के तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं आया। ठीक है, चलिए वो भी इतना काफी नहीं था। हमने लगातार, दीपक जी मैं एक आम इंसान की तरह देख रही हूं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, सबको लगा अरे अब तो पता नहीं क्या क्या होगा, कत्लेआम होगा, दंगे होंगे, विकास तो सिर्फ हवा है। किसी ने नहीं सोचा था, ये किसी ने नहीं सोचा। ये हम लोग ने स्पीचेस में कहा है अपने, आपने कहा है ना, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यूटर्न शादिया इल्मी। मैं बता रही हूँ, बिल्कुल यूटर्न किसने नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल आरटीआई की बात करते थे, उसमें यूटर्न हो गया। अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल की बात करते थे, यूटर्न हो गया। अरविंद केजरीवाल स्वराज की बात करते थे, यूटर्न हो गया। अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया आईआरएस को, अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया इंजीनियरिंग को, अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया टीसीएस को, अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया अरुणा रॉय को, अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया अन्ना को, अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया किरण बेदी को, अरविंद केजरीवाल ने रास्ता दिखा दिया शाजिया इल्मी को, और यूटर्न वाले हम सब लोग हैं। वो क्या स्ट्रेट टर्न में जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो सारी की सारी उनकी पूरी आर्सेनल, सारा जो पूरा जखीरा था उनके पास हथियारों का, जो वर्बल हथियार होते हैं, सारा आम आदमी पार्टी का सारा के सारा आर्सेनल जो कांग्रेस के खिलाफ था, वो उसी से बदल के उनके साथ ही बैठ गए कि क्या करें, वक्त की मजबूरी थी। तो वक्त का तकाजा ऐसा रहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ केस करते करते वो उनके साथ ही उनका हाथी मिला के बैठे। तो उनको यूटर्न नहीं कहा जाता। मैं तो इस पार्टी में आई हूं, अभी आई हूं 7 महीने के बाद, और अगर कुछ भी मुझे लगता मैं स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी का नाम लिया, हमेशा महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस उनको अपना समझती है और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा परे हटती है, एक है ऐसी। लेकिन इतने जोर शोर से नाम लेना मेरे प्रिय नेता का, स्वच्छ भारत की बात करना, मुझे लगा बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, हम इस पर आएंगे, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। जरूर। आपने शीला दीक्षित के खिलाफ एक मोर्चा खोला। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने खोला, अन्ना हजारे के मूवमेंट ने खोला। सही बात है। मुझे ये बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार में आए तो क्या ऐसे कारण थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए, बहुत जाहिर, बहुत साफ बात है और कि हम लोग ने पूरा चुनाव लड़ा शीला दीक्षित के अगेंस्ट। बिल्कुल। और ये बहुत, बल्कि लोग हमें बीजेपी की बी टीम भी कहते थे और ये सब चल रहा था। लेकिन क्योंकि इतनी मजबूरी हुई, क्योंकि जब हमारा समर्थन ही, हम सरकार में आई उस समर्थन के साथ, तो एक बहुत बड़ा एक बिट्रेयल लोगों को लगा। ये वही बात हो गई, ये पीडीपी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ती है और बीजेपी जो जम्मू में पीडीपी और एनसी के खिलाफ लड़ती है, अगर साथ मिल जाए लोगों को वो अलायंस अनहोली लगेगा। तो सिर्फ कांग्रेस की इतनी बड़ी मुखालफत करने वाली पार्टी उन्हीं का साथ ले रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसे सूरत हाल में आसान नहीं था शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ केस करना, क्योंकि आप डिपेंडेंट थे। ये बहुत एक अरिथमेटिक वाली बात है। तो या तो सरकार में रहते या ना रहते। अगर सरकार ना बनाते तो भाजपा और कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हमको तो सहयोग मिल रहा, बनाना नहीं चाहते। तो ये दिक्कत थी। मैं ऑब्जेक्टिवली बात कहूंगी, मैं सिर्फ क्योंकि मैं नाराज हूं सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं कहूंगी। ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना थी आम आदमी पार्टी। आपके बीच शीला दीक्षित के मामले में कोई डील हुई थी? देखिए, उस टाइम तक मुझे लगता है कि मैं उस चौकड़ी का हिस्सा नहीं थी, तो मैं उसकी प्रिवी नहीं हूं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा अंदाजा हुआ कि पार्टी में बहुत कुछ सीक्रेटली होने लगा जो खुले तौर पर होता था, और हमारे जैसे बहुत से इंडिपेंडेंट लोगों को बाहर रखे जाने लगा। हर एक कमेटी से मुझे हटाया जाने लगा। और बहुत से लोगों ने जब कहा
कि कांग्रेस का साथ देना सही नहीं रहेगा इस वक्त, क्योंकि हम उन्हीं से लड़कर आए हैं। हमारे वॉलंटियर्स बड़े नाराज थे। उस वक्त एक रेफरेंडम वाली बात शुरू हुई कि रेफरेंडम कराएंगे और लोगों के पास जाते हैं, लेकिन सोचते थी कि कुछ इस तरह से किया जाएगा। तो फिर हम लोग ने सोचा चलो हम लोग कुछ अच्छी चीज करने जा रहे हैं और हो सकता है इससे कुछ बदलाव हो, और मे भी ये तरीका है एक पब्लिक तौर पर उसको बात को ढकने का और दिखाने का भी, पब्लिक भी साथ में है, तो शायद ये तरीका है, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी और पार्टियों से बेहतर होगी। तो ये सोचकर इंसान ने, हम लोग सब लोग ने सोचा कि भाई हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, अभी भी पॉसिबिलिटी है, अगर कहीं नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शायद इस सोच के साथ बहुत से लोगों ने इसको इंडोर्स नहीं किया, लेकिन चुपचाप बैठे, ज्यादा खुलकर बोले नहीं इस पर। लेकिन जब बात आई खिड़की एक्सटेंशन में पूरे धरने प्रदर्शन की, और आपको याद होगा सिर्फ एक मैं वाहिद अकेली आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की सदस्य या कोर कमेटी के सदस्य या वॉलंटियर के तौर पे आप मुझे देख लीजिए, सिर्फ मैं उस धरने में नहीं आई, बाकी सब लोग। क्यों आपने उस धरने से परहेज क्यों किया जब अरविंद केजरीवाल खुद उस धरने पर बैठे थे? मुझे लगा नहीं वो सही था। आपको नहीं लगा वो सही? मुझे लगा नहीं वो सही था, और ये बात मैंने अंदर कही भी। मुझे लगा नहीं कि मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा, एक तो जो हम महिलाओं की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, और महिलाएं जहां की भी हों, एक तरह से एक तरह की मानसिकता जो एंटी विमेन हो, रेसिस्ट हो, अश्वेत लोगों के साथ जहां पे डिस्क्रिमिनेशन की बात आती हो या भेदभाव की बात आती हो, इस मुद्दे से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बल्कि ऐसी किसी चीज से हमें खुलकर अपने व्यूज बिल्कुल ऑपोजिट होने चाहिए हमारे, कम से कम, क्योंकि हम तो लिबरल वैल्यूज के लिए जाने जाते थे, इसके लिए नहीं। और इसको डील करने का तरीका बहुत ही गलत था। संविधान को अपने हाथ में ले लेना, अपने को लॉ से ऊपर समझना। जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप प्रक्रियाओं को फॉलो करें, उसमें से रास्ता निकालें। या तो आप धरना ही करते रहें या आप अंदर आ जाएं। आप अंदर जाकर भी बाहर हैं, बाहर अंदर का एक खेल नहीं समझ में आ रहा था मुझे। तो शाजिया ने ये बात उस वक्त क्यों नहीं उठाई? उस वक्त उठाई, आप मुझे दिखे नहीं, आपने मुझे कहीं देखा नहीं होगा। मैं चुप रही, मैं अलग बिल्कुल थलक रही। मुझे हटाया गया स्पोक्स पर्सन की लिस्ट से, और मुझे जवाब देना पड़ा योगेंद्र यादव जी को, आतिशी वगैरह। आतिशी ने हमारा इंटरव्यू लिया, जो आतिशी आई थी मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले आई थी, वो मैं जानती भी नहीं थी वो कौन थी। उन्होंने कहा हम आपको हटा रहे हैं, और वो सब थे उसमें स्पोक्स पर्सन की लिस्ट में, मैं नहीं थी, कि आप जो है इश्यूज पर बोल नहीं पाती हैं। अच्छा, ये मुझसे कहा गया। तो जब मैं अन्ना हजारे आंदोलन में मतलब डंडे भी खा रही थी, जूते भी खा रही थी, जिल्लतें भी बर्दाश्त कर रही थी, और जवाब भी दे रही थी मीडिया को, तब तो नजर नहीं आया मेरे में कोई खामी इनको। जब हमने खुद सवाल उठाया अंदर जाकर, तब बड़ा बुरा लगा। तो ये तरीके होते हैं किसी को बाहर करने के। एक किताब अंग्रेजी की है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म की पूरी कहानी ये है कि कुछ लोग, कुछ जानवर सोचते हैं कि इंसानों ने बहुत बदसलूकी कर ली, हम अपना राज्य बनाएंगे, आदर्शवाद होगा उसमें, हम जानवरों को हुकूक होंगे। लेकिन उनमें से कुछ जानवर ऐसे हो जाते हैं ऊपर कि वो बाकी जानवरों को दबाने लगते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगा, कुछ उसकी याद भी मुझे आई है, मुझे लगा है तो वही हो रहा है जो पुराने कम्युनिज्म में हुआ, कि आप अलग बात करते करते बात तो अलग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ये ऊर्जा है, एंटी कांग्रेस और एक देशभक्ति की बात हो रही है। मुझे लगा कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है बेजा युवाओं की भावनाओं का, देशभक्ति की बात का, और एक अपने खुद के लिए, स्वार्थ के लिए एक तरह की राजनीति हो रही है। ये मैंने बाद में रियलाइज किया, मैं खुद नहीं यकीन कर सकती थी। मैं तो बिल्कुल अंधभक्तों की तरह थी। दीपक जी, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ भी, मैं चुप रहती थी, मैं सोचती थी मैं अपनी बात क्यों रखूं, एक बड़ी चीज हम लोग कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें हुई 3 साल में, खैर हम चुप रहे। हमें लगा कि ठीक है, वही बात होगी, अपनी चीज को लेकर हम परेशान हैं। तो मैंने अपने को मनाया, क्योंकि अपने को चोट लगती है तो बुरा लगता है, लेकिन बार बार मैं अपने से भी डायलॉग ये कर रही थी। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने आपके साथ पहला विश्वासघात सोमनाथ भारती के वक्त किया? नहीं, मेरे ख्याल से उससे पहले हुआ ये, जब आरके पुरम में ये जब स्टिंग आया, उसके बाद प्रचार जब खत्म होता है जिस दिन, उससे 4 दिन उन्होंने आपसे ये भी कहा था कि आप, मेरी जानकारी है, आप आरके पुरम की सीट छोड़ दीजिए। बिल्कुल कहा, फोन आया। मैं एक अंग्रेजी का चैनल है, न्यूज आर का एक प्रोग्राम था, टाइम्स नाउ, उसमें मैं जाने से पहले मेरे पास फोन आया, और खुद अरविंद ने भी फोन नहीं किया, विभव से कराया। फिर अरविंद भी आए उसमें, उन्होंने कहा शाजिया तो छोड़ो। हमने अरविंद भाई से कहा कि मैं तो टीवी के रही हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन एक चीज होती है, यहाँ का यस यहाँ का नो काटकर कोई भी किसी को खराब बना सकता है, परेशान न होइए। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी दीपक, मैं जानती थी ना क्या बात हुई है, कुछ था ही नहीं उसमें।
और स्टिंग में भी बार बार मैं आर के पुरम का अकाउंट नंबर दे रही थी, और स्टिंग में भी मेरे 1000 को उन्होंने करोड़ कर दिया था, लाख कर दिया था, जो अनुरंजन झा ने लिख कर दिया था। हमने कहा परेशान नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है, सब मैं और ये दिनेश मोहनिया, इरफानुल्लाह सब सही लोग हैं, आप डोंट वरी अबाउट इट। बोले नो रिजाइन, ये पार्टी के लिए बड़ा अच्छा होगा। और एक बात जो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुमार विश्वास भी रिजाइन करने जा रहे हैं। हमने कहा कुमार विश्वास तो लड़ भी नहीं रहे हैं चुनाव, ये मेरी बात हुई। बोले नहीं, पर नैतिकता का तकाजा है। तो खैर हम बेवकूफ थे शायद पैदाइशी रहे होंगे, तो हम आ गए इन बातों में भैया, और हमने बोल दिया ये। फिर उन्होंने फैला दिया शाह से लड़ नहीं रही है। कुमार को मैंने फोन किया, कुमार ने कहा हम तो लड़ ही नहीं रहे, हम क्यों रिजाइन करेंगे। तो मतलब ये खेल किया, कह दिया हमसे ये, तो हमें लगा। बोले पार्टी का कद बढ़ जाएगा। फिर कहा भी अरविंद ने शाहजी बड़ी भोली है, इसने ऐसा कह दिया खपाने के लिए, लेकिन पूरे आर के पुरम में चल गया तो लड़ नहीं रही है। 4 दिन में प्रचार से बाहर रही, मतलब ये खेल किया, कह दिया हमसे ये, तो हमें लगा। बोले पार्टी का कद बढ़ जाएगा। फिर कहा भी अरविंद ने शाहजी बड़ी भोली है, इसने ऐसा कह दिया खपाने के लिए, लेकिन पूरे आर के पुरम में चल गया तो लड़ नहीं रही है। 4 दिन में प्रचार से बाहर रही। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को जब आना था, प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले जो तय था कि इस दिन 2 बजे आर के पुरम, 4 बजे कंटोनमेंट, 6 बजे सरोजनी नगर, जैसे चलता है लीडर्स का, और बहुत बड़े नेता, हमारे सबसे बड़े नेता वही थे। तो हम उस दिन अरविंद आए नहीं। और मुझे सबसे आखिरी में पता चला, ये मैं समझ नहीं पाई, मैं फोन करती रह गई, फोन उठाने वाला कोई नहीं था। विभव फोन लगा के दे नहीं रहे थे, उनका कद तो तब अहमद पटेल से भी बड़ा हो गया था पार्टी के अंदर, और मैं फोन करती रही। मैंने कहा भैया बात तो करा, क्यों नहीं, प्लीज आ जाए मेरे। और आप यकीन नहीं करेंगे दीपक, मैंने जो झेला उन दिनों, किसी आपने चोरी की नहीं और आपको कोई चोर कहे, कितनी बुरी बात है। इससे बड़ी जिल्लत नहीं हो सकती कि आपको 2000 20,000 के लिए वो बनाया जा रहा है, जो आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर बैठे हैं एक बड़ी चीज करने के लिए। इस लाइक का रेप, मतलब बलात्कार इंटेलेक्चुअल के से कम नहीं है ये किसी भी औरत या मर्द के लिए। वो आए नहीं। मुझे पता चला उनकी तबीयत खराब है। मैंने आशीष तलवार को फोन किया, बोले ही इज वेरी इल, डोंट यू नो। विभव ने कहा, सबने कहा। 1 घंटे बाद मैंने टीवी में देखा और सब कार्यकर्ताओं ने दिखाया, ये देखिए कैंटोनमेंट जो बिल्कुल पास में है, कमांडेंट का जो कमांडो सुरेंद्र सिंह का, और सरोजनी नगर में अरविंद उसी दिन गए, जो कि बिल्कुल सटा हुआ है। तो जाहिर सी बात थी वो धोखेबाजी थी, और सिर्फ 324-26 से मैं हारी हूं। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह का प्रचार नहीं होता, आराम से मैं जीत जाती। वो भी छोड़िए, जब अरविंद सीएम बन गए हम बड़े खुश, हमने बल्कि वो पूरी मीटिंग में हम एकदम से अलग हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, जब अंदर मुझे मीडिया में बस मैं बोलती रही और सबको बहुत सहानुभूति थी मेरे साथ, लेकिन हम अंदर बात करना चाह रहे थे कि अब क्या करें, अरविंद सरकार बनाए कि ना बनाए। लेकिन एकदम से वो पहली मीटिंग थी जो निर्णायक मीटिंग थी अन्ना हजारे आंदोलन से अब तक, जिसमें मैं नहीं थी। उसमें सब नए, योगेंद्र भाई की नई टीम, आतिशी, राघव, जितने भी लोग कि इस टीम के लोग, उस टीम के लोग, सब थे। करीब 40-50 लोग थे। कुछ बाहर के पत्रकार भी थे उसमें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं नहीं थी। दरवाजा मेरे पर बंद कर दिया। मुझे समझ भी नहीं आया, थोड़ा अफसोस भी हुआ कि एक तो आप हारे और इतनी फजीहत हुई, और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। मैं घबराई, और आप यकीन नहीं करेंगे तब भी मैं बोलती रही लगातार। मैंने कहा भी आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, आप जा रहे हैं। तो अरविंद ने बड़े अच्छे से बात की, वो चले गए। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, विमेन सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, कमांडो फोर्स की। सबसे पहले जो विमेन्स की मीटिंग थी वो मैंने पूरे दिल्ली में कराई थी, मैंने उसकी अगुवाई की थी। उसमें योगेंद्र भाई और कुमार विश्वास आए थे उसी साल 8 मार्च के दिन। उस दिन मैंने कहा, इसको लेकर मैंने ये तक कहा, मैं अरविंद से मिलना चाहती रही। मैंने कहा मैं राखी बिल्डान के नीचे काम कर लूंगी चुपचाप, ये बात मुझे काम करने मैंने प्रॉमिस कर रखा था, और मैं कर सकती थी। छोटी चीजें, एक ऐप को एप्लीकेबल करना था, विमेन सिक्योरिटी कमांडो को लेकर बहुत से लोग रेडी थे, हमने पूरा तैयार किया था। मतलब वो दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं, इंप्लीमेंट कुछ करना नहीं था। प्रपोजल लोग मेरे पास आते थे, ये तो बड़ी क्लोज है, ये तो करा देंगी। मैं बार बार जाती थी, मुझे मिलने नहीं दिया जाता था। उन 49 डेज में अरविंद मुझसे 2 बार मिले हैं। एक बार मिले हैं कि शाजिया मुझे ही बुरा लग रहा है, हर कमेटी से हटा दिया गया है और तुम स्पोक्स पर्सन भी नहीं। हमने कहा पता नहीं, मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैं शायद बोल नहीं पाती हूँ। अच्छा, तो खैर, तो बोले कि तुम रायबरेली से लड़ो। अब इसके बाद मैं रायबरेली क्यों जाना चाहूंगी, जब मैं दिल्ली से ही रही हूं तो मैं क्यों जाना चाहूंगी। उसके बाद पहली एनईसी की मीटिंग और उसके मिनट्स निकाल दिए जाएं, निकालें पंकज गुप्ता या कोई भी पार्टी का और दिखाएं। मैंने उसमें कहा है कि हमें लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं और ये लोग दिखाते नहीं उसको। और उसी उसमें कहा गया, आशुतोष 3 दिन पहले आए थे,
और आशुतोष मेरे साथ बैठे थे और आशुतोष ने कहा कि तुम लड़ रही हो। हमने कहा मालूम नहीं हमें, क्योंकि पता नहीं था कि हमें टिकट मिले, लड़ना चाहिए कि नहीं। हम घबरा गए थे इलेक्शन से काफी तब तक। आशुतोष मैं तो चांदनी चौक से लड़ रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारा तय हो गया? तो 3 दिन बाद ही उनको पता था, जोड़ने के बाद फिर ये बात हुई। फिर कुमार विश्वास और अरविंद ने कहा कि हमें पीएससी को एक्सपैंड करना चाहिए और हमें लगता है वक्त आ गया एक्सपैंड करने का और इसमें आशुतोष को लाना चाहिए। तो हमने कहा भाई आशुतोष अभी नए नए आए हैं और मैं जानना चाहती हूं इसका क्राइटेरिया क्या है, पीएससी में कैसे कोई आता है? क्या इसके लिए मर्द होना जरूरी है? क्या इसके लिए चमचा होना जरूरी है? क्या इसके लिए गाजियाबाद में रहने वाला, उसी कौशंबी के आसपास रहने वाला जरूरी है? इसके लिए क्या जरूरी है मुझे बताइए, मैं भी अप्लाई करना चाहती हूँ। उसको उन्होंने देखा कि मैं एक ब्लैकमेल, मैं एनईसी में सबके सामने इस बात को कह रही हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको इतनी बुरी तरह से क्यों लिया गया। तो स्पोक्सपर्सन से हटाना, आरके पुरम से शुरुआत, विमेन कमांडो फोर्स से लेकर बात करने की कोशिश। मैं राखी बिल्डान भी मेरी बात नहीं सुनती थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था और मैं सिर्फ काम करना चाह रही थी। तो अरविंद केजरीवाल शाजिया विरोधी थे या महिला विरोधी? नहीं, जो महिलाएं यस सर नो सर करती हैं उनके विरोधी नहीं है। जो महिलाएं बराबरी से अपनी आवाज रखती हैं और चुनौती देती हैं किसी चीज को, उससे बहुत दिक्कत है। मेरा माइक, और लोगों ने देखा है महिलाओं के निर्भय के आंदोलन के बाद, आपको याद है हम लोग सब लोग, मैं सिर्फ अपने को क्रेडिट नहीं देंगे, हम सब लोग बड़े परेशान थे। हम सब लोगों ने इतना आंसू गैस झेला है कि उल्टियां तक हो रही थी बहुत से हम लोगों को। उसमें बहुत बुरी तरह से कुछ बयानबाजी हो रही थी जिसमें बड़े अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया जाता। मुझे लगता है मैं उन चीजों को अच्छे से माइक पर बोल सकती थी, लेकिन मनीष ने आके मुझसे माइक छीना है। एक और बार कौशंबी में अरविंद लेट आए तो मैं माइक पर थी तो मुझसे छीना गया। ये क्लियर था कि इसको आगे नहीं बढ़ने दो। कोई भी, या तो भाई साथ के हो, अगर इंसाइडर आप नहीं बन सकते, आप अपनी जान भी दे दें, पर आप इंसाइडर तो 2-3 लोग ही रहेंगे भैया, क्लियर था। तो मैं क्यों ऐसी पार्टी का हिस्सा होती? चौकड़ी से गिरे अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से। मतलब अगर उनको विभव या मनीष कह दें कि शाजिया के बारे में मर्डर का मामला है, उसने किसी का मर्डर किया है, वो फोन करके कहेंगे तुमने मर्डर कैसे किया, वो सोचेंगे भी नहीं। तो मुझे लगता है बहुत ही इस किस्म का नेता जो चौकड़ी से इतनी प्रभावित हो, उसकी जकड़ में हो, अच्छा नेता नहीं हो सकता। हर एक नेता अपने पुराने साथियों को साथ लेके चले, सम्मान उनको दे, इज्जत के साथ पेश आए। अगर कुछ तकलीफ हो आमने सामने बात करे, बचा एक विस्पर कैंपेन से अलग अलग उनको हटाता जाए। ये बहुत ही गलत है और मैं कभी अरविंद को माफ नहीं करूंगी इसके लिए। फिर भी मैंने भाजपा नहीं ज्वाइन की, मैंने रिजाइन किया। मुझे वक्त लगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और गाजियाबाद के चुनाव में तो क्या कुछ हुआ, खैर उसको छोड़ दीजिए, आपको नफरत हो जाएगी दीपक, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं वोट देंगे नहीं। मेरे सामने जो संयोजक है गाजियाबाद का, वो थप्पड़ मारता है लड़की को कि तुम वहां क्यों बैठी हो। मेरी फैन टाइप की थी, एक अच्छी सी साधारण होते हैं कुछ लोग, तो स्टेज पर बैठ गई थी वो। मैंने कहा तुम थप्पड़ मार रहे हो, कोई मीडिया देख लेगा, कुछ होगा तो क्या होगा, हमारी फजीहत हो जाएगी। मैं कंप्लेंट करती हूँ मनीष से, देवेंद्र ठाकुर के बारे में ना बोलो, वो हमारा आदमी है। अरविंद से बोलती हूँ किसके बारे में, नहीं वो तो मनीष का आदमी है। तो इसके आदमी, उसके आदमी, ये ठाकुर के आदमी है सारे। हमने कही हो क्या रहा है। अच्छा शाजिया, आगे बढ़ते हैं जी। क्या अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया है? मुझे लगता है कि अन्ना बहुत सीधे थे और उस वक्त अगर उनसे अच्छे से बात की जाती और पारदर्शिता पूरी तरह से रहती तो शायद अन्ना इतने खफा ना होते। इस तरह से कुछ माहौल क्रिएट किया गया और अरविंद अपनी जगह में ठीक थे, वो पार्टी के पक्ष में थे, अन्ना नहीं थे। लेकिन अन्ना को ये लगा, क्योंकि वो वर्जन भी मैं जानती हूं, कि एकदम से एक जी का सर्वे दिखाई देने लगे कि कितने लोग चाहते हैं पार्टी बने। उनको एकदम से इस पोजीशन में लाया गया और झंडे का इस्तेमाल किया ताकि अन्ना हामी भरे। तो बहुत जल्दबाजी से, बहुत इमोशनल तरीके से धरने का, क्योंकि अरविंद धरने पे थे और मीडिया की सहायता लेकर कुछ चैनल्स का जो कह रहे थे नई पार्टी बननी चाहिए, अन्ना को ये लगा। पर मैं इस मामले में पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ कहूंगी, मुझे लगता है राजनीतिक रास्ता सही रास्ता था। आप कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे, आप कब तक फास्ट करेंगे, मैं यकीन नहीं रखती उसमें। आप पार्टी का हिस्सा बने, मतलब आप पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अन्ना हजारे के इन आंदोलनों का राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया? जी, वो हुआ है बिल्कुल। और अगर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होता तो उसी स्वच्छ राजनीति के लिए होता, बल्कि इस्तेमाल हो गया खुद को बढ़ाने के लिए, खुद की चौकड़ी को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों को फिट करने के लिए, देशभक्ति का बेजा इस्तेमाल करके, युवकों को गुमराह करके अपना फायदा करने के लिए।
ये हो गया, तो ये गलत था। अगर आप अन्ना जी की बात को सही रखना चाहते थे तो आप भले ही राजनीतिक रास्ता लेते, अन्ना की ब्लेसिंग अन्ना शायद नहीं देते, लेकिन अन्ना बाद में खुश भी शायद होते कि कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, वही एमसीडी, वही कॉर्पोरेटर्स, वही सब हैं। अमानतुल्लाह एक ओखला से जिसको टिकट दिया गया है, वो उसने जहरीले पोस्टर्स लगाए हैं, उसने एक आतंकवादी ज़ियाउर रहमान का साथ दिया है, कैंपेन मैनेजर रहा है। तो आप उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी करती है, भी मुसलमानों का वोट मिल जाए। ये गलत है। सीधे साधे आपके पुराने जो इतने 5 मुसलमान विधायक कैंडिडेट थे, उन सबको हटाकर आपने सब कॉर्पोरेटर्स को ले आए। कोई शाह इमाम बुखारी का रिश्तेदार है, कोई बसपा का कॉर्पोरेटर है, कोई गुंडा है। मतलब मैं इतना बता सकती हूँ आपको, आरके पुरम में जो परमिला टोकस हैं, उनके पति बसपा के से लड़े थे और चौथे नंबर पे आए थे। मैंने खुद कंप्लेंट की थी इलेक्शन कमीशन को शराब बांटने को लेकर, उनको कैंडिडेट बनाया गया। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि यही वो आम आदमी पार्टी है। तो जो उसूल थे आम आदमी पार्टी के, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं अभी भी प्रतिबद्ध हूं राजनीति में सफाई के लिए। और भाजपा में बहुत कमियां हो सकती हैं और बहुत गलतियां रही हैं, बड़ी पार्टी रही है, सब लोग नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन कम से कम एक अच्छी शुरुआत हो रही है। और मैं इस विकास की सोच का हिस्सा होना चाहती हूँ। आप हिस्सा होना चाहती हैं, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है अन्ना हजारे को लेकर। जी, अन्ना नाखुश हैं, अन्ना नाखुश हैं किरण बेदी से भी, अन्ना नाखुश हैं अरविंद केजरीवाल से भी। क्या किरण बेदी ने भी अन्ना हजारे का भरोसा तोड़ा है? देखिए, क्योंकि अन्ना का ये यकीन है और ये उनको पूरा हक है अपनी सोच का कि राजनीति एक गलत चीज है और ये पॉलिटिकल होके काम किया जा सकता है। और अन्ना हजारे ने किया भी है, वो बदलाव बहुत बड़े बड़े लाए हैं पॉलिटिक्स में ना जाकर, लेकिन शायद और लोग इससे इत्तेफाक ना रखें। और मेरे ख्याल से नहीं रखा, ना अरविंद ने रखा, ना किरण बेदी ने रखा, ना ही मैंने रखा। मैं ये इस बात को भी कहूंगी क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल प्रोसेस में आ गई हूं। तो अन्ना की अपनी सोच सही है और नाराजगी उस तरह से जायज है, लेकिन किरण बेदी को अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज अरविंद में नहीं नजर आई और उनको अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज नरेंद्र मोदी जी की ज्यादा पसंद आई, तो ये उनकी अपनी सोच है। आप ये तो नहीं कह सकते भी कि तुम हमें ज्यादा पसंद क्यों करते हो, इससे क्यों हम क्यों पसंद करते हो। यहाँ शादियां होती हैं, लगता है जीवन भर का साथ होगा, लगता है इससे बेहतर इंसान कोई नहीं होगा। शौहर सोचता है कितनी प्यारी मेरी बीवी है, क्या अच्छी जिंदगी होगी। 5-6 साल कुछ ऐसा होता है कि तलाकें होती हैं, बहुत ही खराब रिश्ते होते हैं। तो क्या दोस्ती बिगड़ती है, भाई अलग होते हैं। तो नथिंग इज परमानेंट। चेंज जो बदलाव है वही स्थिरता है, वही एक ही चीज स्थिर है, वो है बदलाव। तो सोच बदलने का, इवॉल्व होने का, ग्रो होने का सबको हक है। सिर्फ कह देना मौका परस्त हो, क्या सही है? गद्दार हो सीधे, आपके साथ हैं तो भाई बड़े अच्छे देशभक्त हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके साथ नहीं है तो गद्दार हैं, बिके हुए हैं, बीजेपी प्रायोजित हैं, डील की होगी, पैसा खाया होगा। कैसे? ये उनका वर्ड मेरे अगेंस्ट है। आपने भी कई ट्वीट किए थे बीजेपी के बारे में, आपने भी ओपनली जो है भला बुरा कहा था भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को कहा था। आपके कई ऐसे कोड मैं बता सकता हूं जो आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल किए थे। बहुत आपने भी कहा था कि ये जो भीड़ रामलीला मैदान के अंदर आ रही वो बीजेपी आरएसएस की भेजी हुई नहीं है, जबकि बीजेपी और आरएसएस के समर्थक भी खुलकर आते थे। आज ये आप मानती हैं कि रामलीला मैदान में बीजेपी और आरएसएस के समर्थक भी आते थे? समर्थक भी आते थे, सिर्फ उनके थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं थी समर्थक। मैंने ये भी कहा है कि अगर आरएसएस वाले इसका हिस्सा होना चाहते हैं और तबलीगी जमात भी इसका हिस्सा होना चाहती है, अगर इसमें कम्युनिस्ट भी आना चाहते हैं तो आए। मैंने ये भी बहुत बार कहा है, अगर आरएसएस आना चाह रहा है, पर ये सिर्फ बीजेपी का किया कराया नहीं था। मैं ये कह रही थी आरएसएस वाले भी होंगे। अप्रत्यक्ष सपोर्ट था बीजेपी का, ये आपको मानना चाहिए। शायद उस वक्त बीजेपी को लग रहा होगा कि ये यूपीए के खिलाफ है, तो बीजेपी उसमें अपना फायदा देखती होगी उस वक्त, और वो जायज है, वो हो सकती है। और हो सकता है बीजेपी के कई नेताओं को लगता भी होगा करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए, कई आम वोटरों को लगता होगा तो वो भी उसमें होंगे। उसमें कांग्रेस के वोटर भी शामिल होंगे कि भैया हम भी बड़े परेशान हो गए। तो ये एक यूनिवर्सल सी चीज थी। और मेरे पार्टियां देखिए, पॉलिटिक्स है, सब राजनीतिक फायदा लेना चाहेंगे ऐसे मूवमेंट का, और सबने इसका लिया भी। उसमें अरविंद केजरीवाल ने भी लिया, उसमें आप सही बात कह रहे हैं कि उस एक तरह से किरण बेदी जी और मैंने भी उसका फायदा लिया। लेकिन किरण जी का अपना करियर रहा है। अब मैं आप ही की तरह मीडिया में रही हूं, कुछ छोड़कर हम लोग अन्ना हजारे आंदोलन में आए थे, और तब तो आम आदमी पार्टी कोई पार्टी भी नहीं थी।
आप कह रहे हैं आप जिताओ पार्टी है, हमने तो टिकट भी नहीं मांगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से जब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे हम, सबसे पहला मेरी पहली लिस्ट में मेरा नाम था जून में, तब तो वो हारी हुई पार्टी थी, वो पार्टी ही नहीं थी। मतलब लोग मजाक उड़ाते थे, हम तो तय करके आते भैया वी मेकिंग अ पॉइंट, कुछ करेंगे, और बस अंधभक्त थे तो चल पड़े उसमें। तो तब तो हमें यकीन था कि हम हारे हुए हैं। इस बार हम टिकट अगर ले लेते तब तो जीते हुए रहते। तो ये कह देना मतलब थोड़ी गहराई से हर चीज को सोचा जाए, बेजा इल्जाम न लगाए जाए, हम बस ये चाहते हैं। शादिया इल्मी आरएसएस के साथ जी सोच के मुस्कुराता हूं मैं। आपके और मेरे पुराने कन्वर्सेशन, आपके और मेरे पुराने पॉलिटिकल डिस्कोर्स, बात पछती नहीं है। दीपक जी आप थे एबीपी न्यूज में उस वक्त। जी मत बोलिए मुझे, दीपक ही बोलेंगी तो ठीक है। दीपक आप और हम थे एबीपी न्यूज पर। बिल्कुल थे। और सलमान खुर्शीद उस दिन थे। बिल्कुल थे। और आपने एक सर्वे दिखाया था, और उस सर्वे में आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वही उम्मीदवार होंगे। मैंने आपसे कहा था, और मैं आपकी बात को एक तरह से एक्नॉलेज कर रही हूं, मैंने कहा था कि कांग्रेस कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वही उम्मीदवार होंगे। मैंने आपसे कहा था, और मैं आपकी बात को एक तरह से एक्नॉलेज कर रही हूं, मैंने कहा था कि कांग्रेस को मोदी जी की ज्यादा जरूरत है बजाय भाजपा को, और उस बात पे कांग्रेस बहुत भड़की थी। तो मेरा व्यू तब भी ये रहा था कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस जो है बीजेपी को इस्तेमाल करती है, मोदी का नाम लेकर हब्बा बनाती है अपने वोटिंग के, अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर। और बीजेपी के बारे में आप यकीन करेंगे, मैं सच में सोचती थी कि अगर ये आएंगे तो इनका अपना एक एजेंडा होगा, एक इसमें इक्वालिटी नहीं होगी। पुरानी सोच थी, मेरी सोच थी बाबरी मस्जिद के बाद से, राम मंदिर मुद्दे के बाद से, बचपन से उसको लेकर। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे मेरे साथी रहे हैं और अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त में भी जो आरएसएस के रहे, समर्थक रहे हैं, कार्डर्स के रहे हैं, और तब भी सवाल पूछा गया और मैंने इतने जवाब दिए इसको लेकर कि हम लोग लड़ रहे हैं करप्शन के खिलाफ। तो सही है, अगर जो भी लड़ना चाहे इसमें स्वागत है इसका। और जब आप आरएसएस के बारे में कहते हैं, मेरे मन में क्या आता है, आप ये सोचकर कहते हैं कि मेरे मन में है कि आरएसएस कम्युनल है ना, इसीलिए आरएसएस से लोगों को दिक्कत है। पर मैंने समाजवादी पार्टी को भी कम्युनल कहा है, मैंने कांग्रेस को सबसे ज्यादा कम्युनल कहा है, मैंने बहुत किया। मैं आपको दिखा दूंगी दीपक, आई स्वेयर ऑन गॉड मैं आपको दिखाऊंगी। एक कांग्रेस का एमपी भाग गया था, एबीपी न्यूज में थी, मैंने कहा कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे, खुद भी कुछ काम कर लीजिए। मैंने बहुत बार कहा है, मैं बहुत सख्त खिलाफ रही हूं, मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स इस पर रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से क्या हुआ है, सबसे ज्यादा सीट भारत। अब मैं दिखा दूंगी दीपक, शायद आपको याद नहीं होगा, आप पूछ लीजिए अपने किसी भी साथियों से, मैं प्रमाण दूंगी आपको। मैं अभी डिक आउट करती हूँ, जो मेरे पास टाइम होगा अपनी टीम से कहूंगी, आपको भेजेंगे, आप प्लीज देखिए। और बल्कि मुझे लोग कहते थे तुम कांग्रेस से क्यों खिसियाई हुई रहती हो। शाहबानो केस के बारे में तो मैंने लिखा भी है, आप गूगल कीजिएगा। चलिए मैं देखूंगा, लेकिन मुझे बताइए, मैं सच बता रही हूँ, और मैं कांग्रेस के खिलाफ पूरी लड़ाई अन्ना हजारे आंदोलन के कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा थी। आरएसएस मानता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, आप मानती हैं? मुझे लगता है कि ये देश सबका है और मैं एक भारतीय हूं, और मुझे लगता है कि हमें हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात कर क्योंकि नेशनलिज्म मेरे लिए सबका इंडियन होना है, मेरे लिए नेशनल इंडियन होना है, उसमें इंडियन मुस्लिम्स भी शामिल हैं, इंडियन सिख्स भी शामिल हैं पूरी तरह से। और मैं भी थोड़ा बहुत आरएसएस के बारे में जानती हूं, कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं, उसमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की बात भी कही गई है। गुलवारकर जी का बहुत बड़ा बयान है कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट का मतलब नहीं है कि सब यूनिफॉर्म हो जाएं, पर जैसे वो हो उसी तरह से रहें, और ये भी डाइवर्सिटी है। तो ये भी बयान है, विवेकानंद जी के भी कई बयान हैं, और ये सब मैं जब अन्ना हजारे मूवमेंट में थी, इन सब बातों का मैंने जिक्र मैं करती रही हूं। मैं भारत माता की जय बोलती थी, मुझे लगा नहीं इसमें कोई भी दिक्कत, मुझे इतना सुनने को मिला। मैं वंदे मातरम बोलती थी, तो मुझे सुनने को मिला, हम लोग कहते थे आप मेरे कितने टेप्स होंगे। लेकिन बीजेपी में तो जय श्री राम भी बोलते हैं। बीजेपी में जय श्री राम बोलते होंगे, मैं भारत माता की जय बोलूंगी, मैं सिविक आइडेंटिटी की बात करूंगी। और जरूरी है कि मैं हर वक्त धर्मों को लेकर और उसके विभाजन को लेकर और नफरतों के काम में ही काम करूं। बीजेपी में सिर्फ ये काम नहीं हो रहा है, और बीजेपी वाले जितने सीनियर लीडर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनसे पूछा भी जोड़ने से पहले, क्योंकि एक चीज थी मेरे दिमाग में कि मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी, और मैं बहुत वाकई में प्रभावित हूं, और मुझे कुछ अभी नहीं चाहिए, और आप देख लीजिएगा, मुझे टिकट वगैरह नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं तैयार नहीं उसके लिए, सिर्फ यही वजह थी। मैंने कहा मुझे धर्म परिवर्तन पे सवाल पूछे जाएंगे,
लव जिहाद पे सवाल पूछे जाएंगे। लगातार जब मैं स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा भी रही हूँ 2-3 महीने पहले, और मेरे ख्याल से 10 दिन पहले भी सारे डिबेट्स में बोली हूँ, अगर मैं बीजेपी जाने के लिए इतनी उतावली थी तो मैं खुलकर डंके की चोट पर इसके खिलाफ क्यों बोल रही थी। बोला तो जो जाना चाहता है पार्टी में थोड़ी चापलूसी करता है ना, चुप हो जाता है, उन डिबेट से भाग जाता है। मैं तो भागी नहीं, सबसे ज्यादा आप डिबेट्स निकाल के देखिए। ये मैं बता रही हूँ अपनी, ये मेरा प्रमाण है एक तरीके से कि मेरी सोच क्या है, मैं किसके लिए कमिटेड हूँ। उसके बावजूद बीजेपी ने हमें आमंत्रित किया और कहा कि अगर आपसे ये पूछा जाए, आप ये कहिए इस बात को कि कहिए कि ये बीजेपी इंडोर्स्ड, स्पॉन्सर्ड या सपोर्टेड प्रोग्राम नहीं है। हम दिल से ब्लूप्रिंट एक शुरू कर रहे हैं और आप खुद बीजेपी, आज की बीजेपी में बदलाव देख रहे होंगे। आप सोच सकते थे कुछ दिन पहले कि किरण बेदी बाहर से आ जाएं, कृष्णा तीरथ बाहर से आ जाएं, शाजी अलमी कहीं से आ जाएं और उन्हें सम्मानित किया जाए। इसके लिए तो कह रहे हैं बीजेपी पैराशूट पार्टी हो गई। लेकिन आखिरी सवाल शादी आपसे पूछना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि क्या आप में चंदे की हेराफेरी होती है, क्योंकि ऐसी बड़ी शिकायतें सामने आती हैं। इसके कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी एक टीम जो टूट गई है आवाम वॉलंटियर्स का, उनके जरिए मुझे पता चला कि एक सिंगल रसीद के नंबर पर कई नाम हैं। यानी कि एक रसीद पे आपने दिखाया कि आपको मिले हैं 250, लेकिन वही नंबर आपने दे दिया 6 और लोगों को, किसी से 8,000 लिए, किसी से 10 रुपए लिए, किसी से 20,000 रुपए लिए, पर नंबर ही दिखाया। तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग में तो नंबर एक ही जाएगा, तो दुनिया को तो देखेगा पैसे इतने ही हैं, तो ये जाहिर सी बात है बहुत है। फिर अब आप खुद सोचिए, 2 महीने से पूरे दिल्ली में पटे पड़े, और ये मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, ये दिल्ली की जनता से पूछ रही हूँ। हर 1 किलोमीटर पर एक बड़ा पोस्टर, एक बड़ी होर्डिंग। अभी तो 2 महीने से सिर्फ मुझे ज्यादातर अरविंद केजरीवाल और उनके नाम की और झाड़ू की ही तस्वीरें दिख रही हैं। आप भी जानते हैं, आपको आइडिया होगा, हालांकि मैं इलेक्शन लड़ चुकी हूं कि ये बहुत ही महंगा काम है। उसको कहना कि ये 3 करोड़ का है, मैं बता दूं किसी भी तरह से जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो मुमकिन ही नहीं है। आप एनडीएमसी साइट्स, एमसीडी साइट्स या प्राइवेट साइट्स ले लीजिए और उनके रेट्स ले लीजिए बस स्टॉप्स के, 2 महीने तक लगाना ये 80-90 करोड़ के से कम की बात नहीं है। तो मुझे बिल्कुल लगता है ये, और मुझे लगता है कि जो वॉलंटियर्स जो दिल से आए थे, मन से आए थे, नौकरियां छोड़कर, उनको हटा दिया गया है। लेकिन एक पेड वॉलंटियर्स सारा चलाते हैं। तो ये वही बात हो गई। अरविंद बात करते हैं सीबीआई जो है बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। जब तक पैसा सीबीआई के डायरेक्टर को मिलेगा, ट्रांसफर प्रमोशन होगा सीबीआई डायरेक्टर का या ऑफिसर्स का होम अफेयर्स से, तब तक वो नहीं हो सकती निष्पक्ष। जाहिर सी बात है क्योंकि उनका रोजी रोटी उस पर पूरी तरह से निर्भर है। तो उसी तरह से मैं पूछना चाहूंगी, जब पूरी आपकी टीम्स आप ही से, मतलब आप ही की सारी टीम जो आपके वॉलंटियर्स हैं, जो फेसबुक देख रहे हैं, जो पार्टी का सारा कामकाज देख रहे हैं, वो और वही पीएससी के मेंबर्स हैं, वही हर जगह वो हैं, तो वो कैसे आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे? उनको तो पैसे भी मिल रहे हैं। तो जो अनपेड वॉलंटियर्स हैं उनको आप अंदर नहीं आने दे रहे हैं। जो अंदर आपकी कॉर्पोरेट टाइप की टीम बनी है उसको पैसे मिल रहे हैं। तो वही बात आ गई, वो कैसे बोलेंगे उनके खिलाफ? अब मनीष सिसोदिया अपने जो पुरानी टीम जितनी भी इवेंट की है उसमें फिरोज हैं, राम हैं, सब हैं, परिवर्तन चली आ रही है। उनको सैलरी उससे मिलती थी, अब उन्हीं टीम को सैलरी मिलती है इससे। तो वो क्यों बोलेंगे मनीष के खिलाफ या अरविंद के खिलाफ अगर कुछ गड़बड़ भी होगा? तो आपने उन लोगों को पास रखा है जो आपकी पुरानी चौकड़ी है, या आपके अंडर है, या आप पर निर्भर है पैसे के लिए। तो उसमें तो नहीं हो सकती। ये वही लॉजिक है जो अरविंद खुद देते हैं। क्या आपके पास इसके कोई सबूत है कि वहां हेरफेर हो रही है? मेरे काफी सबूत आए हैं और मीडिया में काफी ये बात आई है। वो सारी फिक्स रिसीव्स जो हैं, वो सारी रिसीव्स की कॉपीज हैं कि नंबर्स जो हैं कर्नाटक के अलग, यूपी के अलग नंबर एक रहता है, लेकिन रसीद बहुत सारी हैं। डुप्लीकेट रिसीट्स के एविडेंस मेरे पास है। चलिए शादी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत